नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज खास प्रजाति वाले पोस्टर बाज कट्टरपंथियों को बेनकाब करेंगे, जो बात तो इस्लाम और ईमान की करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें गली गली घूमते किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए एक खुला खत आपको हैरान कर देगा। सत्ता में बात होगी पीएम मोदी के बिना थके बिना रुके अपने काम में जुटे रहने वाली कार्यशैली की। 6 दिन बाद विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 6 बजे से ही फुल एक्शन में दिखे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने विरोधियों और विपक्ष को भी सरप्राइज कर दिया। कर्नाटक में सत्ता में आते ही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुल गई है, लेकिन उससे ऐसा सामान बाहर आ रहा है कि विवाद शुरू हो गए हैं। कहीं निलंबन, कहीं एफआईआर, कहीं बैन के संकेत, तो कहीं हिजाब के विवाद का नया सीजन। हमने इस पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। दिल्ली में अधिकार को लेकर अध्यादेश वाली लड़ाई अब नेशनल हो गई है। दिल्ली पर अधिकार पाने के बहाने अरविंद केजरीवाल अब समर्थन जुटाने की रेस में है। 3 दिनों में 3 मुलाकात हो चुकी हैं। आज अरविंद केजरीवाल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिले। सत्ता में हमेशा की तरह आपके काम की भी खबर। अब आपको मेडिकल स्टोर से कुछ टैबलेट की जगह मजबूरी में दवा का पूरा पत्ता नहीं खरीदना होगा। आप जितनी टैबलेट चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये होगा कैसे, इस पर सत्ता की कुंजी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सत्ता के न्यूज मित्रों को चीते पर चिंता वाली जानकारी दें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीतों की मौत हो गई है। आज मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों की जान चली गई। इससे पहले मंगलवार को एक शावक ने दम तोड़ दिया था। कूनो में 2 महीने के भीतर अब तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है। और एक जरूरी खबर यह कि नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई है। दलील यह दी गई है कि राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक हैं और संसद की प्रमुख हैं, इसलिए उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति से ही कराया जाए। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात कट्टर और जहरीली मानसिकता वाले ऐसे लोगों की जिनकी कुंठित सोच वाले एपिसोड, नफरत वाले स्क्रीन प्ले और जहर भरे डायलॉग के साथ रिलीज हो रहे हैं। यह खबर या कहें कि नफरत की रियल लाइफ वेब सीरीज इंदौर की है। इसके सबसे नए एपिसोड का नाम है खुला खत और यह खुला खत मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा देता हूं। यह है वो खुला खत। इसका डायरेक्टर है ईमान वाला भाई। लेकिन इस लेटर में जो शब्द लिखे गए हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उससे लगता है कि यह वैसा ही कट्टरपंथी भाई है जिसे अपने हाल ही में देश के अलग अलग शहरों से आए वीडियोस में देखा होगा। यह वही कट्टरपंथी भाई है जो वीडियो में बाइक पर बैठी मुस्लिम लड़कियों का हिजाब खींचते हुए नजर आता है। बीच बाजार में हिंदू लड़कों के साथ घूमने वाली मुस्लिम लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है। अब उसी कट्टरपंथी भाई ने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक खुला खत लिखा है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में इसको बांटा गया और इसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऊपर से नीचे तक सिर्फ जहर ही जहर है। चुन चुन कर इसमें नफरत से लिपटे हुए शब्द डाले गए हैं। आरएसएस और बजरंग दल पर 10 लाख मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। और जिस खुले खत की मैं बात कर रहा हूं वो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मौजूद है और इसका एक एक शब्द आपको आज सुनना चाहिए। मैं आपको पढ़कर सुनाता भी हूं और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन मुस्लिम बेटियों को इस पोस्टर में इस्लाम की शहजादी बताया गया है, उन्हीं बेटियों को उन्हीं के धर्म के लोग जब बीच बाजार में रोकते हैं, जलील करते हैं, तब क्या होता है, ये बात हम आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले इस खत को पढ़ लेते हैं। खत के ऊपर लिखा हुआ है खुला खत। मेरी बहन, तेरे ईमान की कीमत 7 जमीन और 7 आसमानों से ज्यादा है। तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों की जान से ज्यादा कीमती है। आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। ये एक तरीके से उसी युद्ध, उसी जिहाद की बात कर रहा है जो बातें कट्टरपंथी, अलगाववादी, आतंकवादी करते हैं। तू अपने वालिद का फक्र है, तू अपने भाई का गुरूर है, तू अपने खानदान की इज्जत है। तू कोई मामूली नहीं है बहन, बल्कि इस्लाम की शहजादी है। काफिर, और फिर उसके बाद ब्रैकेट दिया है काफिर लिखने के बाद में, आरएसएस एवं बजरंग दल, ब्रैकेट बंद कर दिया उसने, हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद
या ब्रैकेट में फिर काफिर बनाकर उनकी इज्जत को तार तार करना चाहता है। अब आप सोचिए, अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी द केरल स्टोरी, उसमें जो फिगर दी गई थी उसको लेकर के बवाल था, लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कि कैसे इस जो भी ये भाई है उसने 10 लाख की फिगर इसके अंदर दी है। अमरावती शहर के 800 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, यानी इसके हिसाब से काफिर हो चुकी हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के जरिए और स्कूल और कॉलेज में आपको दोस्ती के बहाने फंसाया जाता है। ये भाई समझा रहा है, बहन तू अपना शिकार ना बनना, तू भगवा लव ट्रैप में ना फंसना। थोड़े दिनों की ये झूठी खुशी, अब इसने एक नया शब्द दिया है, भगवा लव ट्रैप। थोड़े दिनों की झूठी खुशी है, तोहफे और पैसे के लालच में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को खराब ना करना। अगर तुझसे कोई गलती हो गई हो तो वापस आ जा, तेरा भाई तेरी मदद के लिए तैयार है। अब ये भाई किस तरीके के हैं आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। अल्लाह तेरे ईमान, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, आमीन। मिन जानीब, नीचे लिखा है आपका ईमान वाला भाई। हमें उम्मीद है कि अब तक आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो पोस्टर इंदौर में कट्टरपंथियों की ओर से बांटे गए उसके पीछे असली मंशा और मंसूबा क्या है। इस पोस्टर में कई कीवर्ड्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला कीवर्ड है इस पोस्टर का शीर्षक, यानी खुला खत। दूसरा कीवर्ड है खानदान की इज्जत, और इसमें इज्जत और आबरू शब्द 3 बार लिखा गया। जब आप इस पूरे लेटर को देखेंगे, देखिए स्क्रीन पर वो लेटर हम दिखा भी रहे हैं आपको। इसके बाद इस खुले खत में मुस्लिम लड़कियों के लिए इस्लाम की शहजादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस खत में 3 बार मुर्तद यानी काफिर शब्द भी है। इसमें आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों के नाम का भी जिक्र है। इसके अलावा दोस्ती के बहाने फंसाना, शिकार ना बनना, भगवा लव ट्रैप जैसे शब्द भी लिखे गए हैं। और इस खत के आखिर में जो शब्द लिखा गया है वो है तेरा ईमान वाला भाई, यानी इस पर्चे को जारी करने वाला जो मुख्य किरदार है उसने समाज को बांटने वाले विचारों को भाई शब्द से ढकने की नाकाम कोशिश की। खास बात यह है कि जो पर्चे इंदौर में बांटे गए उसमें आरोप लगाया गया कि आरएसएस और बजरंग दल हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि ईमान वाले भाई ने अपने इस खत में 10 लाख के जिस आंकड़े का जिक्र किया है वो कहां से लिया है? क्या इसका कोई आधार है, या फिर ये आंकड़ा भी उसी जहरीली थ्योरी का हिस्सा है जिसे बताकर लोगों के दिमाग में नफरत भरी जाती है? आपको याद होगा कि जब फिल्म द केरल स्टोरी में 32,000 लड़कियों के धन परिवर्तन का दावा किया गया था तब आंकड़ों पर सवाल पूछने वालों का मेला लग गया था। लेकिन अब 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाने के आरोप पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोली गई हैं, आज उनसे भी पूछना जरूरी है कि क्या उन्होंने इस खुले खत में इस्तेमाल किए गए इस 10 लाख मुस्लिम लड़कियों के आंकड़े का फैक्ट चेक किया। अमरावती में 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाने का जो दावा किया है, क्या उसका फैक्ट चेक किया गया? हमें यकीन है उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा, बल्कि इस खुले खत को पढ़ने के बाद उन्होंने इसे बहुत करीने से मोड़कर ठिकाने लगा दिया होगा, या तो फिर किसी कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया होगा। इसे आम बोलचाल की हिंदी भाषा में सेलेक्टिव होकर एजेंडा चलाना कहते हैं। कहीं तो आंकड़े पर याचिकाएं लग जाती हैं, कोर्ट में बहस हो जाती है, और कहीं आंकड़ा आरोप के रूप में ठहाके लगाकर हंसता रहता है। यह हिपोक्रेसी नहीं तो फिर क्या है? इस खुले खत में लिखी एक और मजेदार बात आपको बताते हैं। इसमें हाईलाइट करके लिखा गया है, बहन तू अपना शिकार ना बनना। वैसे इसे पढ़कर लग रहा है कि जिसने भी ये लेटर लिखा है वो नफरत और जहर फैलाने में तो मास्टर है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कमजोर है। और ये इस लाइन को पढ़कर समझ में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ भाषा छोड़िए, भावनाओं पर गौर करिए। पर्चा लिखने वाला मुस्लिम लड़कियों से ये कहना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर शिकार ना बने। इसमें बाकायदा शिकारी का भी डिस्क्रिप्शन देते हुए भगवा लव ट्रैप का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी नफरत की डिक्शनरी से ऐसे ऐसे शब्द छांटकर निकाले गए हैं जिससे इस खुले खत को जहरीला बनाया जा सके। लेकिन इस खत को छापने में जिन लोगों की कलाकारी जिन्होंने दिखाई, उनके लिए भी हमारे पास एक जानकारी है। पहली जानकारी ये कि खुद इंदौर की पुलिस इस मामले की जांच करने में जुट गई है
और दूसरी खबर यह कि अब जब यह पर्चा गली गली में घूम रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है तो खुफिया एजेंसियों की नजर भी इस पर टिक गई है। जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठन तो नहीं जो सोच समझकर इस तरीके की साजिश कर रहा है। इसलिए सत्ता की वर्कशॉप में उनके वैचारिक पेंच कसने के बाद अगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उन पर कानून का शिकंजा कसें तो हैरानी बिल्कुल नहीं होगी। आपको याद होगा कि हमने आपको हाल ही में कट्टरपंथियों की कुछ प्रजातियां दिखाई थी। हमने कट्टरपंथियों का एक चार्ट बनाया था और उसमें हमने सड़क छाप कट्टरपंथियों से लेकर पत्थरबाज और आंसूधारी कट्टरपंथियों को शामिल किया था। लेकिन अब इस चार्ट में एक नया नाम जुड़ गया। यह नाम है पोस्टरबाज कट्टरपंथी, यानी वो कट्टरपंथी जिन्होंने इंदौर में खुले खत वाले पोस्टर लगाए। अब इन कट्टरपंथियों की हरकत से इंदौर के सामाजिक तापमान में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। पुलिस तो एक्शन में ले रही है, लेकिन इस मामले पर एमपी के मंत्री, बीजेपी नेता और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, इस पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की। जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। वो पर्चा यकीनन किसी भाई ने जो लिखा है वो पर्चा अपने मुताबिक सही लिखा है, क्योंकि जो हालात अभी मुल्क में जैसे बनाए जा रहे हैं और जिन इलाकों में हादसे हुए हैं, किसी भाई ने लिखा है वो अपनी बहनों को समझाने के लिए लिखा है कि आप मानने वाले कुछ भी करें, भारत सनातनी का है और सनातनी को कोई हटा मिटा नहीं। वहाँ ऐसा देखा गया होगा कि मुसलमानों को परेशानी हुई होगी या कोई ऐसे हालात देखे गए होंगे, तो उन्होंने इस बात को देखते हुए ये पर्चे की अपील की या बांटे, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए काम किया। आज उन्हें ये बात महसूस हुई कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ गलत काम करना चाहते हैं। इस तरह की बेहूदी बातें करके अपने लफ्ज़ियात रूपी जो विभक्त चेहरा है उस फेस को पोत्र करके उसको छुपाने की कोशिश ये इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं। ये सब पर्चे बेबुनियाद हैं। यदि मुस्लिम बेटी हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं, सनातन परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति आजीवन उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर बहुत ही मान सम्मान और प्रेम के साथ रखते हैं। इस तरीके से पर्चे बांटना, माहौल को खराब करना है। जब तक प्रूफ न हो तो कोई भी संगठन हो या कोई भी व्यक्ति हो, उस वक्त तक किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि असल में इस तरीके के खुले खत लिखकर नफरत फैलाने वाले और मुस्लिम महिलाओं को अपने मजहबी रिमोट से कंट्रोल करने वाले धर्म के ठेकेदार कौन हैं। इसका एक सबूत उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी सामने आया है, जहां पुलिस ने अल्तमस, फरदीन, मोहम्मद अनस और आमिर नाम के 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। इन चारों लड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक हिंदू लड़के के साथ बाइक पर जा रही 2 मुस्लिम लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़कियों का नकाब खींचते दिखाई दे रहे हैं। असल में ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों को हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाली मानसिकता से बीमार हैं और उन्हें हमेशा अपनी कट्टरता के पिंजरे में कैद रखना चाहते हैं। हम आपको बिजनौर का पूरा वीडियो दिखाते हैं। गाड़ी रो, गाड़ी रो, गाड़ी रो, अबे गाड़ी को रोक। पहले मास्क उतारो, पहले मास्क बताओ क्या है। घर का नंबर दो, आधार कार्ड दे, आधार कार्ड दिखा।
तो पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज की तरह ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ये एक तरीके का खतरनाक ट्रेंड है जो देश की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इस ट्रेंड में मुस्लिम लड़कियों के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश है। ये लोग अलग हो सकते हैं, इनके नाम अलग हो सकते हैं, शहर अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक है। और ये बात पिछले घटना से, अगर हम बात करें पटना से लेकर मुजफ्फरनगर और मेरठ तक से आए वीडियो में साफ नजर आती है। इनकी मानसिकता झुंड बनाकर हमला करने की है और इनके दिमाग में भरे जहर की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। जो लोग मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के साथ इतना आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं, उनके अधिकारों का गला घोट रहे हैं, आखिर वो कैसा समाज बनाना चाहते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं बार बार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर की, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर की चर्चा की वजह एक वीडियो है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट से आया है। ये वीडियो बाबा बागेश्वर के दरबार का है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक बांग्लादेश से आई मुस्लिम महिला ने सबके सामने अपनी इच्छा से सनातन धर्म को स्वीकार किया। दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश से आई एक मुस्लिम महिला बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लेकर पहुंची थी। एमपी के बालाघाट के परसवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बनवासी कथा रामकथा चल रही थी। इसी दौरान मुस्लिम युवती ने बाबा बागेश्वर से कहा कि वो यूट्यूब पर उनके कार्यक्रम देखती है, उसे राम नाम का जाप करने से सुकून मिलता है। बांग्लादेश की मुस्लिम महिला का सनातनी प्रेम वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है, और ये सहज बस ही सनातन धर्म की भाव को देखकर आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो नहीं सकता। आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो किसी धर्म में सनातन। हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आप चाहो, जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। आप क्या चाहते हैं? बाइट लेना है, धर्म में आओ और आपको मेरे भाई बनाओ। किसी दबाव में, किसी के कहने पर मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ, किसी ने बुलाया तो नहीं। तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? मोबाइल पर देखती थी? तो आपको हिंदी बराबर आता है? वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखते हैं। ठाकुर जी, आपने यहाँ वो दिखाया आपका वीजा इज्जत? आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार करें? जैसे आपके मजहब के लोग पीछे लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका क्या उपाय है? अच्छा होगा, लेकिन हम अपनाना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको कथा के बाद बहन मिलते हैं। आपका स्वागत है बहन। और सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे सरप्राइज की, जिसने आज सुबह लोगों को हैरान कर दिया। क्योंकि जब सुबह 6 बजे भारत के तमाम लोग सो रहे थे, नींद में थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उन्हें विश्व में भारत की बढ़ती शक्ति के बारे में बता रहे थे। ये क्या था और कैसे हुआ, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर छिड़े संग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे विपक्ष को संकेतों में आईना दिखा दिया। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से आज ही भारत लौटे और सुबह सुबह दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे जब ऑस्ट्रेलिया में वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति
चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। तो अपने इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना लगाया और सत्ता और विपक्ष के सौहार्द का ऑस्ट्रेलियाई उदाहरण दिया। वैसे हमने सत्ता में लगातार 2 दिनों तक विपक्ष की बहिष्कार वाली राजनीति पर सत्ता की डिटेल कुंजी न्यूज मित्रों को दिखाई है। अगर आपने वो मिस कर दी है तो TV9 भारतवर्ष के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो न्यूज रील्स दोबारा से देख सकते हैं। इसमें आपके लिए कई पुरानी और ऐतिहासिक साक्ष्यों वाली जानकारी मिलेगी जो आपको और आपका एक तरीके से ज्ञानवर्धन भी करेंगी। अब आते हैं पीएम मोदी के सरप्राइज पर जो उन्होंने सुबह सुबह 5:30 बजे लोगों को दिया। आज सुबह जब आप नींद में होंगे उसी समय प्रधानमंत्री 6 दिनों में 3 देशों की यात्रा के बाद सुबह 5:30 पर दिल्ली पहुंचे। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इतनी लंबी यात्रा के बाद देश लौटेगा तो वो थका होगा, पहले आराम करना पसंद करेगा, खासकर तब जब उम्र 72 साल से ज्यादा हो। लेकिन पीएम मोदी आराम करने के बदले एयरपोर्ट से निकलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने लगे और वहीं कार्यकर्ता से मिलन वाला उनका लाइव शो शुरू हो गया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए थे। पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया, वो पैदल ही कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, कई कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। ये लोग सुबह 3 बजे से ही एयरपोर्ट के पास मौजूद थे। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली के कई सांसद, नेता, विपक्ष भी मौके पर मौजूद थे। यहीं मंच पर माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के चेहरे पर न थकान थी, न ही कार्यक्रम खत्म करने की कोई जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। वो इत्मीनान से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। 5:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी ने सुबह के 6:14 पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करना शुरू किया और 12 से 14 मिनट तक वो देश की बात करते रहे। सुबह के 6:15 बजे जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो नींद में होंगे और जिन लोगों ने सुबह टीवी ऑन किया होगा वो ये देखकर जरूर हैरान रह गए होंगे कि कई घंटे की यात्रा के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी यात्रा के बाद युवा लोग भी थक जाते हैं, जेट लैग हो जाता है, लेकिन 72 साल के पीएम मोदी के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी। पीएम मोदी ने आज जो किया उसे उम्र के लिहाज से मामूली नहीं माना जा सकता। ये करने के लिए पीएम मोदी ने आज बहुत सी चीजों को हराया है। उन्होंने सबसे पहले प्लेन में होने वाले जेट लैग को हराया, बढ़ती उम्र को हराया, थकान को हराया, आराम करने वाली मानसिकता को हराया और तो और इस सोच को भी हराया कि ये काम तो बाद में भी हो सकता है, आराम जरूरी है। पीएम मोदी चाहते तो बीजेपी कार्यकर्ता जब वहां पहुंचे थे उन्हें शाम को बीजेपी दफ्तर बुलाकर संबोधित कर सकते थे, ये उनके लिए मामूली बात होती। लेकिन उन्होंने वहां पहुंचे लोगों को निराश नहीं किया, ना थके ना रुके, तुरंत ही भारत के काज में जुट गए। एयरपोर्ट के पास संबोधन के बाद वहां से पीएम आवास पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई, यानी थकान पर स्टॉप लगाया और काम नॉन स्टॉप चलता रहा। इस ऊर्जा में एक सबक भी है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर विपक्ष पर संकेतों में हमला किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधे सीधे अटैक किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कई राज्यों के नाम गिनाए जहां राज्यपाल ने नहीं बल्कि वहां के सीएम या फिर सोनिया गांधी ने विधानसभा का शिलान्यास या फिर उद्घाटन किया। मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन
श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। और सत्ता में अब बात करते हैं मोहब्बत की सियासी दुकान की, जहां से विवादों वाला सामान लगातार डिलीवर हो रहा है। कर्नाटक में जबरदस्त जीत के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि वहां मोहब्बत की दुकान खुल गई है। अब कांग्रेस के ताबड़तोड़ फैसलों और तेवरों से यही लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत और विवादों वाले सामान की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। आपको कुछ फैसलों और इन फैसलों पर मचे बवाल वाली पूरी कुंजी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि कैसे कांग्रेस की मोहब्बत वाली सियासी दुकान हिंदुस्तान से अमेरिका तक ट्रेंड कर रही है। राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके दौरे से पहले कार्यक्रम के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। पोस्टर में लिखा है कि मोहब्बत की दुकान इवेंट इन बे एरिया। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान राहुल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें 30 मई को मोहब्बत की दुकान नाम का एक कार्यक्रम भी शामिल है, जो कैलिफोर्निया में होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की यूएस विंग कर रही है। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस मोहब्बत की दुकान को एक बड़ा और ग्लोबल राजनीतिक ब्रांड बनाना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की मोहब्बत वाली दुकान के सियासी मायने नई सरकार आने के बाद थोड़ा बदल गए हैं। एक चार्ट के जरिए कांग्रेस की कर्नाटक वाली मोहब्बत की दुकान और इसमें मौजूद सामान का विश्लेषण कर लेते हैं। मोहब्बत की दुकान में मौजूद सामान के डिस्प्ले को देखिए और समझिए कि इसमें मोहब्बत कितनी है, नफरत कितनी है और विवाद कितना है, और मुफ्त वाली वेलफेयर स्कीम कितनी है। इसमें बीजेपी नेताओं पर गिरती निलंबन की गाज है, चुन चुनकर बीजेपी नेताओं पर होती एफआईआर है, हिजाब पर बैन हटाने वाला फैसला है, बजरंग दल पर बैन लगाने वाले तेवर हैं और फ्री गारंटी वाले वादे भी इसके अंदर है। कर्नाटक में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में मौजूद एफआईआर वाले सामान की चर्चा भी खूब हो रही है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक CN अश्वथ नारायण अपनी एक पुरानी टिप्पणी को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की टीपू सुल्तान से तुलना की थी। ये मामला फरवरी का है, लेकिन एक्शन अब हो रहा है। कल कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मैसूर के देवराजा पुलिस स्टेशन में एक नई शिकायत दर्ज की। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 और 153 के तहत CN अश्वथ नारायण के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। Even on the floor of the house, I had made very clear my statement had no intention of hurting Mr. Siddaramaiah, his sentiments or feeling or anything against him, and I expressed my regret on the floor of the house. The BJP have become loose cannons. They have lost connect between their tongue and their brain. They don't think before they speak, and it's become habit for them that they can to speak against leaders extremely in a fashion that is unfit for any elected representative, and they're making this a habit. We need to get around, and they think they can get away with it. So that is not going to happen anymore in Karnataka. आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगाने वाले हथियार को लेकर भी मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस सवालों में है। सिद्धारमैया सरकार ने उस हिजाब मुद्दे को हवा दे दी है, जिसकी शुरुआत तो कर्नाटक से हुई थी, लेकिन हंगामा पूरे देश में देखने को मिला। देखिए कैसे कर्नाटक की फिजाओं में फिर से हिजाब वाली नफरती हवा घुल गई। Every executive order, every GO or any bill that is counterproductive, that is unconstitutional, that violates the rights of an individual, will be reviewed and removed if necessary. हिजाब बैन, हलाला कट और अन्य इस तरह की जो जिहादियों पर अंकुश लगाने वाली परिपाटी थी और जो उनकी कुकर्म है, उनको खुला छोड़ेंगे। यह है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। Everybody will live in peace and harmony, and the constitution will be safeguarded, and whatever freedom is available in our constitution will be given to all communities. It is not necessarily in the case of hijab.
तो प्रदेश की सरकार जो भी निर्णय लेगी वो बात अलग है, लेकिन प्रदेश की सरकार को इन्होंने कहे कि हिसाब के बारे में और जो स्लॉटर हाउस के बारे में इनका कहना है, इनका दायरे के खिलाफ जो अतिरिक्त बात करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। तो कर्नाटक में हिजाब पर से बैन हटाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की आशंकाओं पर भी चर्चा हो रही है। संकेतों वाले तीर छोड़े जा रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा किया था। अब सरकार में आने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने सीधी वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संगठन कुछ भी असंवैधानिक करता है तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। Organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally. और अब सत्ता में ऐसी खबर जो आपकी सेहत के साथ आपकी जेब से भी जुड़ी हुई है। हमारे बहुत से न्यूज़ मित्र ऐसे होंगे जो मेडिकल स्टोर पर किसी दवा की 4 या 5 टैबलेट खरीदने गए होंगे, लेकिन केमिस्ट ने कहा होगा आपको पूरा पत्ता खरीदना पड़ेगा। दवा कटिंग में नहीं मिलेगी, फिर ना चाहकर भी आपको दवा का पूरा पत्ता खरीदना पड़ा होगा। लेकिन अब आपको इस कष्ट से जल्द राहत मिल सकती है और इसकी वजह है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक प्लान जो आपके लिए बहुत काम का है। ग्राहकों की शिकायत के बाद उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसमें अब हर टैबलेट और कैप्सूल पर दवा बनाने की तारीख, उसकी एक्सपायरी डेट और बाकी जानकारी होगी। दवा के पत्ते के हर हिस्से पर एक QR कोड भी लगाने पर विचार किया जा रहा है, जिसे स्कैन करने पर आपको उस दवा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी अब अगर आप दवा के पूरे पत्ते से 1 या 2 टैबलेट भी लेंगे तो आपको उस दवा के बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। इस पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, DCGI और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स के बीच चर्चा हो सकती है और इस नियम के लागू होने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला फायदा ये कि अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैबलेट ले सकेंगे। पहले की तरह केमिस्ट आपको पूरा पत्ता खरीदने पर मजबूर नहीं कर पाएगा। दूसरा फायदा ये कि इससे आपकी जेब का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि दवा कटिंग में ना मिलने से आपको वो महंगी दवाएं भी खरीदनी पड़ती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तीसरा फायदा ये कि दवा की बर्बादी कम हो जाएगी, क्योंकि जब बिना ज़रूरत के दवा का पूरा पत्ता लेना पड़ता है तो बाकी दवा खराब हो जाती है। चौथा फायदा ये कि आपके पास रखी हुई दवा कितनी पुरानी है, वो सही है या एक्सपायर हो चुकी है, इसके बारे में आप कभी भी QR कोड स्कैन करके पता कर पाएंगे। वैसे इस बदलाव के बीच मुमकिन है कि दवाओं की लागत पर थोड़ा असर पड़े, लेकिन सुविधा बढ़ जाए। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।